नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। तो अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है। इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं के साथ और विशेषज्ञ मेहमानों से भी चर्चा करेंगे पीएम के मिशन लाइफ की, किन मायनों में विशेष है ये। बात होगी सिंगूर से टाटा को गए इतने वर्ष बीत गए, लेकिन ममता बनर्जी को अब भी क्यों याद आता है सिंगूर, इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। कई अहम सवाल और जवाब होंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने गुजरात के केवड़िया में पर्यावरण से जुड़े मिशन लाइफ का किया शुभारंभ। बाद में प्रधानमंत्री मिशन प्रमुखों के 10वें सम्मेलन में भी ले रहे हैं हिस्सा। कार्यक्रम में दुनिया भर के भारतीय मिशनों में पदस्थ 118 प्रमुख ले रहे हैं हिस्सा। पीएम नरेंद्र मोदी की यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ केवड़िया में द्विपक्षीय बैठक। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा। दोनों नेताओं ने केवड़िया में सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। वर्षों बाद भी सिंगूर पर सियासत जारी। सिंगूर से टाटा को सीपीएम द्वारा भगाए जाने के ममता बनर्जी के बयान पर सीपीएम का पलटवार। कहा ममता बनर्जी ने की है झूठ में पीएचडी। बीजेपी समेत दूसरे राजनीतिक दलों ने पूछा सवाल, आखिर इतने वर्षों बाद क्यों ममता को टाटा के जाने से हो रहा है पछतावा। टाटा के गुजरात शिफ्ट होने के बाद राज्य में नहीं आए हैं बड़े इन्वेस्टर्स। घुसपैठ और धर्मांतरण से कई क्षेत्रों में बिगड़ रहे हैं सामाजिक संतुलन। संघ सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले ने की जनसंख्या पॉलिसी की मांग। कहा धर्मांतरण के बाद न मिले आरक्षण। बढ़ती आबादी और सामाजिक संतुलन को लेकर संघ की प्रयागराज की सभा में चर्चा। और पाकिस्तान को लेकर चीन ने बदली पॉलिसी। बाढ़ पीड़ितों के लिए चीन ने लोन देने से पाकिस्तान के आग्रह को ठुकराया, लेकिन हाफिज सईद के बेटों को संरक्षण देने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लगाया जोर। तो इस वक्त में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन, उनके मिशन लाइफ की सोच के बारे में। किस तरह से पर्यावरण संरक्षण को लेकर के एक नई सोच डेवलप की है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पीएम मोदी ने उठाया अनूठा कदम। मिशन लाइफ के जरिए धरती को बचाने की शुरू हुई मुहिम। महत्वाकांक्षी मिशन लाइफ को प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ ग्लोबली लॉन्च किया है। इस अवसर पर मिशन लाइफ का लोगो, टैगलाइन और डॉक्यूमेंट लॉन्च किया गया है। पूरी दुनिया में ग्लोबली लॉन्च किया गया है मिशन लाइफ। मिशन लाइफ के जरिए पीएम मोदी पूरी दुनिया में एक आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं और यह आंदोलन पर्यावरण को बचाने का है, जिसमें जन जन की भागीदारी होगी। इसमें लोगों से कहा जा रहा है कि प्राकृतिक तरीकों पर आधारित रहन सहन अपनाएं, यानी कि अपने रहन सहन में बदलाव लेकर आएं। रहन सहन और आदतों में बदलाव के जरिए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों ने वीडियो संदेश जारी किया और अपने वीडियो संदेश में इन देशों के प्रमुखों ने जलवायु परिवर्तन की चुनौती को देखते हुए मिशन लाइफ की अहमियत बताई और भारत को शुभकामनाएं भी दी। इन सभी देशों ने कार्बन उत्सर्जन की कटौती के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी जताई। तो तमाम देश इस मुद्दे पर एक साथ खड़े हैं। मिशन लाइफ की परिकल्पना प्रधानमंत्री मोदी की है। उन्होंने आम लोगों के सहयोग से धरती को बचाने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से बचने के लिए छोटी छोटी आदतों में बदलाव का आह्वान किया था और COP26 में यह बात सामने आई थी। नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की बात कही थी।
पीएम का आह्वान था कि हर एक व्यक्ति अगर जिम्मेदारी भरा रवैया अपनाए तो बहुत हद तक पर्यावरण सेहतमंद हो सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी आज मिशन प्रमुखों के 10वें सम्मेलन में भी भाग ले रहे हैं। तो गुजरात में कई कार्यक्रम हैं प्रधानमंत्री के। सम्मेलन में दुनिया भर से भारतीय मिशनों के 118 राजदूत और उच्चायुक्त एक मंच पर मौजूद रहेंगे। बेहद महत्वपूर्ण मिशन है ये। सम्मेलन में भू राजनीतिक और भू आर्थिक वातावरण, कनेक्टिविटी, भारत की विदेश नीति की प्राथमिकताओं जैसे मुद्दों पर विस्तार से आंतरिक चर्चा होगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ पीएम ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने आज एंटोनियो गुटेरेस से द्विपक्षीय बातचीत की। कई समसामयिक मुद्दों पर विस्तार से दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई। तो बेहद महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का न सिर्फ ये दौरा, बल्कि इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि मिशन लाइफ की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन लाइफ एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और यह अभियान जन जन को जोड़ता है। वहीं उन्होंने दुनिया के विकसित देशों को परोक्ष रूप से संदेश भी दिया कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के प्रति गंभीरता दिखाने का यह वक्त है और मिशन लाइफ किसी गुट का नहीं बल्कि एक प्रो प्लैनेट मिशन है। एक ट्रस्टी एक शोषक के रूप में नहीं बल्कि पोषक के रूप में काम करता है। मिशन लाइफ P3 की अवधारणा को मजबूत करेगा। P3 यानी प्रो प्लैनेट पीपल। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां इस बात की चर्चा रहती है कि कौन किस देश या गुट के साथ है और कौन किस देश या गुट के खिलाफ है। लेकिन मिशन लाइफ धरती के लोगों को प्रो प्लैनेट पीपल के तौर पर जोड़ता है, उनको अपने विचार से समाहित करता है, एक कर देता है। ये लाइफस्टाइल ऑफ द प्लैनेट फॉर द प्लैनेट एंड बाय द प्लैनेट की मूल सिद्धांत पर चलता है। वहीं प्रधानमंत्री ने भारत के समृद्ध विरासत में प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भी भारत अपनी प्रकृति के प्रति जिम्मेदार देश है और इस दिशा में नवीकरणीय ऊर्जा उपायों सहित कई ऐसे कदम उठा रहा है जिससे कार्बन फुटप्रिंट कम हो सके। भारत में सालाना प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट करीब करीब 1.5 टन ही है, जबकि दुनिया का औसत 4 टन प्रति वर्ष का है। फिर भी भारत क्लाइमेट चेंज जैसी वैश्विक समस्या के समाधान के लिए सबसे आगे आकर काम कर रहा है। इसने उज्ज्वला योजना शुरू की ताकि कोयले और लकड़ी से धुएं से मुक्ति मिले। हम वाटर सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर भारत में हर जिले में 75 अमृत सरोवर आज बनाने का बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं। हमारे यहाँ वेस्ट से वेल्थ पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। आज भारत के पास विश्व में रिन्यूएबल एनर्जी को चौथी सबसे बड़ी क्षमता के रूप में हमने उभार पाए हैं। आज हम विंड एनर्जी में भी चौथे नंबर पे हैं, सोलर एनर्जी में भी 5वें नंबर पे हैं। पिछले 7-8 वर्षों में भारत की रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता करीब करीब 290% का इजाफा हुआ है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह इस वक्त गुजरात से जुड़ रहे हैं। अमृत, सबसे पहले तो ये बताइए इस मिशन के बारे में, कितना महत्वपूर्ण ये मिशन, कितना अहम, और ये भी बताइए कि कैसे इसका प्रसार पूरी दुनिया में हो सकेगा, कैसे पूरी दुनिया एक साथ खड़ी होगी इस मिशन के साथ। पहले निखिल, जो आपने सवाल पूछा कि कितना महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्लाइमेट चेंज, वेदर चेंजेस जो हो रहे हैं वो पहले तो कहा जाता था कि अगली जनरेशन्स के लिए ये प्लेनेट बचेगा कि नहीं। अब हाल ही है कि प्रेजेंट जनरेशन को क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं और उसके खौफनाक इफ़ेक्ट्स आज की डेट पे ही दिख रहे हैं। जिस तरह के वेदर चेंजेस हो रहे हैं, बाढ़ आ रही हैं, कहीं फैमिन्स हो रहे हैं, तो क्लियरली क्लाइमेट चेंज हमारे वक्त का, हमारे टाइम्स का सबसे प्रेसिंग इशू है। सो इस लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही। दूसरी बात ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो प्रधानमंत्री ने जब ये आइडिया दिया था ग्लासगो में, तो आइडिया ये था और आज भी दोहराया कि
पॉलिसी मेकिंग से लेकर लोगों तक, पॉलिसी मेकिंग तो ठीक है, पर लोगों का जन आंदोलन बनाना, प्रगति भी प्रकृति भी, इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है कि लोग अब जन भागीदारी करेंगे तभी इस समस्या का हल हो पाएगा। सरकारें तो चले ट्रांजिशन कर रही हैं, ग्रीन एनर्जी और ये वो, पर उसमें फिर दुनिया बढ़ जाती है गुटों में। विकसित देश, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज के गुट हो जाते हैं, अलग अलग मांगे हो जाती हैं, काफी अड़चने आती हैं। जिस तरह के प्रॉमिसेस, जिस तरह की बड़ी बातें तमाम फोरा पे की जाती हैं, वैसा जब देश वापस जाते हैं अपने देशों में तो वैसी पॉलिसी चेंजेस नहीं लाते। पर ये जब आप इसको प्रो पीपल कर देंगे, छोटी छोटी चीजें, जैसे अब प्रधानमंत्री ने कहा कि गाड़ी बंद कर दें सिग्नल पे, जिम जाएं तो उस पे जाएं, 16-17 पे आप टेम्परेचर करके एसी का आप ऊपर कंबल ओढ़ के सोते हैं, तो ये चीजें लोग कर सकते हैं, क्योंकि 8 बिलियन लोग हैं इस प्लेनेट पर। एक स्टडी के मुताबिक निखिल, हाल ये है कि वो ये स्टडी ये कहती है कि अगर कलेक्टिवली ये छोटी छोटी चीजें की जाएं तो अब आप करीब 20% कार्बन एमिशंस वैसे ही कम कर देंगे, जो कि एक बहुत बड़ा इसमें स्टेप होगा। तो मेरे ख्याल से अहम इसलिए है कि मूवमेंट सरकारों से, इंस्टीट्यूशन से लेके अब इंडिविजुअल्स तक, सिटीजनरी तक, सोसाइटीज तक, कम्युनिटी तक लेके जाने की बात है, जिसकी वजह से ये चेंज आ सकता है। जी, ये जन भागीदारी विश्वव्यापी हो और सरकारों तक का जो काम है, जैसा आपने कहा कि कई बार कई सारी गुट बन जाते हैं, सरकारों की अपनी नीतियां हो सकती हैं, मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन आम लोग अगर इससे जुड़ेंगे तो वो उनकी कोई मजबूरी नहीं हो सकती है। क्या क्या ब्लूप्रिंट है, क्या तरीका है कि ये आम लोगों तक पहुंच सके और वो भी विश्वव्यापी हो? अपने उस पे देखना आलोक, वो चल रहा है क्या? फोन ही कट गया मेरा। अमृत, आप हमको सुन पा रहे हैं? चलिए, अमृत से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे अमृतपाल से। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम इस महोत्सव में भाग लें। मैं एक वकील हूँ। हमारा जीवन देश के नागरिकों को इंसाफ और न्याय दिलवाने में बीतता है, पर अब हम उन्हें न्याय दिलवाना चाहते हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता। मैं बात कर रहा हूँ उन सड़क पर रहते हुए बच्चों की जिन्हें आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी हम ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें तो ये हम सभी का देश के प्रति कर्तव्य है कि हम NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। सड़क पर रह रहे बच्चों की मदद हम व्यक्तिगत क्षमता में, प्रोफेशनल के रूप में या किसी संगठन के माध्यम से भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रोफेशनल सेवा देने के लिए आप NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर जाकर खुद को व्यक्तिगत सेवाओं के लिए, जैसे लीगल सेवा, मेडिकल सेवा, शिक्षा देने की सेवा आदि प्रदान करने के लिए रजिस्टर करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रुक करेंगे। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं केवड़िया गुजरात से। अमृत, आपसे चर्चा हो रही थी मिशन लाइफ को लेकर के। एक दो बातें बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे। एक तो किस तरह से आम लोग इस पूरे जो मिशन है, जो उसका जिस्ट है, उसको कैसे आत्मसात कर सकेंगे, कैसे वो समझ सकेंगे, कैसे ये विश्वव्यापी बनेगा? और दूसरी बात, जो दुनिया के देश हैं वो किस तरह से इस मिशन लाइफ को ले रहे हैं? देखिए, पहला सवाल कि लोग कैसे इससे जुड़ पाएंगे, इस जन आंदोलन जो कहने की बात हो रही है, इसमें अपनी भागीदारी कैसे बढ़ा पाएंगे? दो तरीकों से। एक, इस प्लैनेट की
ट्रस्टीशिप, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी कहते थे कि ट्रस्टीशिप क्रिएट करिए, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आपका प्लैनेट है, इसकी इट इज़ फॉर द प्लैनेट, बाय द प्लैनेट, ऑफ द प्लैनेट। ये माइंडसेट चेंज जब होगा, जब हमको लगेगा कि ये नदी नर्मदा मेरी नदी है, अगर ये सूखी तो इससे मुझे फर्क पड़ेगा, तो ये माइंडसेट चेंज होगा कि अगर मैं गाड़ी बंद कर दूं सिग्नल पे, या मैं अगर ऑफिस मेरा नज़दीक है या घर मेरा नज़दीक है तो मैं पैदल चला जाऊं या साइकिलिंग कर लूं गाड़ी चलाने की बजाय, तो ये एक माइंडसेट जब चेंज होगा तो इसका क्वांटम नंबर्स में जब आप देखें कि हम खुद 1.3 बिलियन हैं, 8 बिलियन जब दुनिया के लोग जुड़ जाएंगे, वो आबादी नॉर्मल एवरीडे लाइफ चेंजेस, तो वो करना पड़ेगा, पीपल सेंट्रिक। दूसरा ये कि जो हमारी कंज्यूमरिस्टिक प्रैक्टिसेस हो गई हैं कि फालतू की कंजम्पशन, माइंडलेस कंजम्पशन, वो बंद करनी पड़ेगी। एसेंशियल यूटिलिटेरियन कंजम्पशन पर हमें जाना पड़ेगा। ग्यूटरेस साहब, यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी महात्मा गांधी को कोट करते हुए कहा कि प्लैनेट पे बहुत है फॉर एवरीबॉडीज नीड, हमारी जरूरतों के लिए बहुत है, हमारी ग्रीड के लिए कम है। तो वो हमें समझना पड़ेगा कि ग्रो हमें करना है। हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, ठीक है, आपने फैक्ट्रियां लगाई, धुएं निकले, आपने प्रोडक्शन से इंक्रीज हुई, बहुत बड़ा चेंज आया, पर अब ग्रीन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। एक सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रगति भी प्रकृति भी, वो माइंडसेट चेंज करना होगा, तभी ये जन आंदोलन बन पाएगा। और जन आंदोलन कोई सड़कों पे नहीं उतरना है, ऐसे धरने नहीं लगाने हैं, ये नहीं कि दिल्ली चलो या फलाना न्यूयॉर्क चलो, कहीं नहीं जाना है, अपने घरों में बैठ के जी लोगों को समझना है, आत्मसात करना है और अपनी जो आदतें हैं उनमें बदलाव लाना है। आपने बहुत विस्तार से इसके बारे में जानकारी दी अमृतपाल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और यहां से बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बात पश्चिम बंगाल के सियासत से जुड़ी हुई, और क्यों आखिर पश्चिम बंगाल में टाटा को किसने सिंगूर से भगाया, ये सवाल आजकल मौजू बना हुआ है। टाटा को सिंगूर से मैंने नहीं, सीपीएम ने निकाला था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दावा करके राज्य में एक नई बहस की शुरुआत कर दी है। ममता का दावा है कि टाटा की बहुचर्चित नैनो कार का उत्पादन यूनिट लगाने के लिए तत्कालीन बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार ने किसानों की जमीनों के अधिग्रहण में जबरदस्ती की थी। ममता बनर्जी का दावा है कि मैंने सिर्फ लोगों को उनकी जमीन वापस दिलाई, टाटा को वापस नहीं भगाया। सिलीगुड़ी में विजय सम्मेलन में ममता बनर्जी राज्य के निवेश लाने के प्रयास पर सफाई दे रही थी। उनका कहना था कि वो कोशिश कर रही हैं कि राज्य में निवेश आ सके। सम्मेलन के दौरान ममता बनर्जी ने बताना चाहा कि वे इन्वेस्टर्स की विरोधी नहीं है और वो निवेश लाना चाहती हैं राज्य में। ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सीपीएम नेताओं ने इसे झूठ का पुलिंदा बताया है। सीपीएम के नेताओं का कहना है कि टीएमसी और ममता पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी हैं। इस पूरे मामले में उनका जो है सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। ममता के राज में एक भी फैक्ट्री का उद्घाटन नहीं हुआ है, किसी को रोजगार नहीं हुआ मिल सका है। ममता बनर्जी पूरी तरह से बेनकाब हो गई है, यह कहना है सीपीएम का। सियासत में फंसे पश्चिम बंगाल का सच यह है कि सिंगूर के 2011 के प्रचंड आंदोलन से ममता बनर्जी सत्ता पर काबिज हुई, लेकिन टाटा के गुजरात जाने के बाद किसी निवेशक ने पश्चिम बंगाल में अपनी रुचि नहीं दिखाई। जानकार कहते हैं कि ममता लोगों को भरमा रही हैं ताकि उन पर यह दाग न लगे कि उनकी वजह से निवेशक यहां से चले गए और वापस नहीं आए। उद्योगपति रतन टाटा ने खुद के अपमानित होने की बात कही थी, उस दौरान ये बात तमाम लोगों को याद होगी। वर्षों बाद ममता बनर्जी पिछड़ेपन का ठीकरा कम्युनिस्ट सरकार पर फोड़ रही हैं। उनका अपनी छवि को दागदार नहीं करना चाहती और ये ठीकरा कम्युनिस्ट पार्टी पर फोड़ रही हैं। बीजेपी का दावा है कि राज्य के मंत्रियों के भ्रष्टाचार और स्कैम से घिरी ममता बनर्जी लोगों को दूसरे मुद्दों पर भटका रही हैं। सबसे बड़ा सवाल पिछले 20 वर्षों में गुजरात इन्वेस्टर्स के लिए क्यों फ्रेंडली स्टेट बना, जबकि इसी दौर में टाटा जैसे महान शख्सियत को सिंगूर से भागना पड़ा। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर दो राज्यों में किस तरह से इस तरह का डिफरेंस देखा जा सकता है। गुजरात में इन्वेस्टर्स के लिए एक जिसको कहते हैं कि पलक पावड़े बिछाकर वहां इंतजार किया जाता है और पश्चिम बंगाल की ओर लोग रुख नहीं कर रहे हैं। तो ये जो अंतर है आखिर क्यों है, आइए सुनते हैं कि ममता बनर्जी ने कहा क्या। आखिर কেউ কেউ বাজে কথা বলে বেড়াচ্ছে, আমি টাটাকে তাড়িয়ে দিয়েছি, টাটা চাকরি দিচ্ছে। আরে টাটাকে আমি তাড়াইনি,
সিপিএম তাড়িয়েছে। আমি পলিটিক্যাল কথা এখানে বলতে চাই না। আপনারা লোকের জমি জোর করে দখল করতে গেছিলেন, আমরা জমি ফেরত দিয়েছি। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका। और साथ ही साथ दो खास मेहमान, शिशिर भजोरिया जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं और राजीव तिवारी जो कि टीएमसी से हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का स्वागत। और सबसे पहले हम इस वक्त आएंगे अपने संवाददाता के पास में और बात करेंगे प्रसेनजीत से। प्रसेनजीत, ये इतने अरसे बाद आखिर जो ये मुद्दा वहां उठा हुआ है, किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम रहा है और कैसे अचानक सिंगूर की बात फिर से सामने आ गई, कैसे देखते हैं इसको? देखिए निखिल, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें अगर सीपीआईएम या वामपंथियों ने अपने आप को बेकसूर साबित करने की कोशिश करे तो वो उसमें भी सच्चाई नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे आपने सवाल पूछ रहे कि अचानक ममता बनर्जी इस बात को क्यों उछाली है, तो ये सवाल जरूरी है कि अचानक क्यों। आगे पीछे इसका कोई सीक्वेंस नहीं था, लेकिन फिर भी इस बात को क्यों, और वो भी सिलीगुड़ी में जाके, वो भी एक विजया सम्मेलनी जिसके साथ राजनीति का कोई संबंध नहीं है। समझना ये चाहिए निखिल कि पिछले कई महीनों से बंगाल की जो स्थिति है, जिस तरह से मंत्रियों ने और काफी विधायक ने और एजुकेशन सिस्टम के सब लोगों ने जेल के अंदर गए हैं, चाहे सीबीआई की पकड़ में है, चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पकड़ में है जी, इस सारे बातों से नजर घुमाना ये ममता के लिए काफी जरूरी। दूसरी बात यह है कि करीब 580 दिन कुछ बच्चों ने धर्मतला पर हमारे प्रेस क्लब की बाजू में बैठे हुए हैं नौकरी की मांग करते हुए, और इसके कोई जवाब नहीं है ममता सरकार के पास। पिछले 72 घंटे सॉल्ट लेक में एक ही कारण से कुछ अलग कुछ गुटों ने, कुछ नौकरी मांगने वाले या पाने वाले लोग, बच्चे बच्चियां ने, इन लोगों ने रात भर बैठे हुए हैं सरकार के खिलाफ। तो एक अराजकता जिसको कहते हैं, एक इस तरह की स्थिति पैदा हो चुका है पूरे बंगाल में। इसीलिए ये सही है, जिन्होंने भी कहा, ये सही है कि नजर घुमाने के लिए किसी दिन उन्होंने सिलीगुड़ी जाते हुए उन्होंने अचानक सौरभ की बात को उछाल दिया है कि सौरभ को बीसीसीआई में प्रेसिडेंट बनना चाहिए या आईसीसी जाना चाहिए, जिसके साथ ममता को कोई लेना देना नहीं है। मुद्दों से भटका रही है। दरअसल आप ये कहना चाह रहे हैं कि तमाम मुद्दों पर वो घिरी हुई हैं और मुद्दों से भटका रही है। हमारे साथ में दो और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, राजीव तिवारी जी। आखिर इतने अरसे बाद क्या जरूरत पड़ी, और जिस तरह से हमारे संवाददाता कह रहे हैं कि एक के बाद एक तमाम मुद्दे इस वक्त उनके पास आ रहे हैं, इतने वर्षों बाद सिंगूर से हाथ झाड़ने का आखिर पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, जबकि सब जानते हैं कि सिंगूर ने ही कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का पॉलिटिकल करियर जो है उसको सेट किया। यहाँ जो बात को जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग उछालने का जो चेष्टा कर रहे हैं सिंगूर के लेकर के, सिंगूर में ममता बनर्जी वहां के जो जमीन के जो मालिक थे उनको हक दिलाने की लड़ाई लड़ी थी, टाटा को भगाने की लड़ाई नहीं लड़ी थी। टाटा जी आए और टाटा जी यहाँ पर जमे रहते, लेकिन यहाँ पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने जमीन हड़प लिया। गरीबों के जमीन जिसका दाम 1 रुपया है उसको 15 पैसा में लिया, और 15 पैसा में जमीन हड़प करके टाटा को देना चाह रहे थे। इसीलिए ममता ने लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में सक्सेस हुई और गरीबों को जमीन मिला। टाटा को भगाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ा गया था, जमीन का हक दिलाने की लड़ाई लड़ा गया। राजीव जी, आज भी बहुत सारे किसानों को उनकी जमीनें वापस नहीं मिल पाई हैं, क्या ये जान रहे हैं आप? जमीन पड़ा हुआ है, जमीन तो बंजर हो गया है। जमीन जो है वहां पर सीमेंट बालू गिट्टी के कारण जो है वहां पर बंजर हो गया है। हम लोग तो गए थे वहां पर, देखे थे, हम लोग टीएमसी का आंदोलन देखे हुए, हम लोग जन्म से जुड़े हुए हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिंगूर से टाटा के जाने में ममता बनर्जी का कोई हाथ नहीं था, उनका कोई प्रेशर नहीं था? ना कोई हाथ नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था। चलिए जवाब ले लेते हैं शिशिर बाजोरिया जी। चलता ही टाटा गए। शिशिर बाजोरिया जी, आपने सुना
और मैं इसमें जोड़ दूं कि जो आपने कहा कि बीजेपी के लोग कहते हैं, दरअसल इसमें सीपीएम के भी लोग कह रहे हैं, राजीव तिवारी जी, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने झूठ में पीएचडी कर रखी है। इस पर हम आपसे बाद में जवाब लेंगे। फिलहाल शिशिर बाजोरिया जी। जी निखिल जी, सबसे पहले तो एक बात बोलूं कि जो घटना घटा उसके प्राय 14 साल बाद इनको आज वापस से याद आ गया और बोलती हैं कि मैंने नहीं किया, उसने किया। देखिए, बहुत सारे राज्यों में सरकार बदलती है, सत्ता पक्ष हारता है, प्रतिपक्ष आता है, मगर एक बंगाल है जहां की प्रतिपक्ष जीता है केवल एक ही मुद्दे पे। सिंगूर से हम टाटा को हटाएंगे, याद कीजिए तिवारी जी, याद कीजिए, सिंगूर से हम टाटा को हटाएंगे, नंदीग्राम में हम आने देंगे नहीं। और जो 2008 3 अक्टूबर को जब टाटा जी ने ये ऐलान किया, उसके 6 साल बाद वित्त मंत्री, ममता बनर्जी के वित्त मंत्री बयान देके बोलते हैं कि टाटा जी ने अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है, ये मत भूलिएगा। और जो दूसरा ये आप जो बोलते हैं हक दिलाया, कभी भी ममता बनर्जी का ये मुद्दा नहीं था कि ये सब जमीन वापस दो। उनका एक जिद था 900 एकड़ या कितना, 900,000 से कुछ कम एकड़, उसमें से 400 एकड़ वापस दो। वो फैसला कर ली थी 400 एकड़ वापस दो, और उसी 400 एकड़ को लेके ये पूरा का पूरा खेल हुआ। और ये जो जमीन जो बंजर बन गया, उसमें सीमेंट और बालू और सब आ गया। क्या जब वहां पे ममता बनर्जी राजमार्ग को रोक के, नेशनल हाईवे को रोक के धरना दी थी, 2 हफ्ते के धरना, तो उसमें उनको ये पता नहीं था? और इसमें मैं दोषी सीपीएम को भी ठहराऊंगा, सीपीएम को इसलिए ठहराऊंगा, जब उनका वहां पर आंदोलन चल रहा था, धरना चल रहा था, राजमार्ग रुका हुआ था, कलकत्ता हाईकोर्ट का ऑर्डर था कि राज्य सरकार, जो सीपीएम का सरकार था, कि इसको खाली कराओ। बुद्धदेव भट्टाचार्य जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बोला ये तो नेशनल हाईवे है, इसमें राज्य का कुछ लेन देन नहीं, ये केंद्र कर रहा है। और केंद्र में कौन था? केंद्र में यूपीए 1 था, जो कि वामफ्रंट के बलबूते पे खड़ा था जी। तो ये सब में क्या हुआ? पश्चिम बंगाल को बहुत बड़ा धक्का लगा, यहाँ का युवा की नौकरी गई, भविष्य गुल हुआ। ये हुआ है हमारे राज्य में। और अभी क्योंकि आपके एक तृणमूल के मंत्री पकड़े जा रहे हैं, तो अभी रुपया का भंडार निकल रहा है। तो दरअसल मैं यही पूछना चाह रहा था कि अभी जो वक्त है, ये क्यों, ये सवाल अभी क्यों उठाया जा रहा है? लोगों को गुमराह करने, क्योंकि चारों तरफ आप अपने देखिए ना, आप पर्दे में क्या दिखाते हो कि नगद रुपयों का भंडार, नगद रुपयों का पहाड़। एक मंत्री के घर में, कभी किसी संतरी के घर में, एक पुलिस कांस्टेबल के घर से 100 करोड़ रुपया निकलता है। जी जी। राजीव जी, कोई बड़े इन्वेस्टर्स पश्चिम बंगाल में आ नहीं रहे हैं, इसका भी आप जवाब दीजिएगा बाजोरिया जी की बातों के साथ साथ। क्यों ऐसा है? मैं बाजोरिया जी को बोलना चाहता हूं कि ईडी और सीबीआई के भरोसे बंगाल में चुनाव नहीं जीता जा सकता है, और बीजेपी के लोग ईडी और सीबीआई के माध्यम से बंगाल को जीतने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, बंगाल को धमकाने का जो चेष्टा किया जा रहा है, बंगाल के नेताओं को जो है भरमाने का जो चेष्टा किया जा रहा है, टीएमसी को डरवाने का चेष्टा किया जा रहा है, ममता बनर्जी को डरवाने का जो चेष्टा किया जा रहा है, और ये चाह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई के माध्यम से पंचायत चुनाव जीत जाएंगे, ईडी और सीबीआई के माध्यम से विधानसभा चुनाव जीतेंगे। सिंगूर के मुद्दे में ईडी और सीबीआई कहां से आ गई? तिवारी जी मैं आपको टोकना नहीं चाह रहा, लेकिन सिंगूर के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हैं, सवाल आपसे ये पूछा गया है, आप जवाब दे रहे हैं कि ईडी और सीबीआई के जरिए सत्ता पाना चाहती है। तो मैं चाह रहा हूँ, आपको बिल्कुल टोकना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दें। जी जी। सिंगूर में जो है ममता बनर्जी वहां के जो जमीन के जो मालिक थे, उनको बचाने का चेष्टा की, जमीन हड़पने का चेष्टा किया गया था, उनको बचाने का चेष्टा की। सिंगूर में आज भी जाइए, ममता बनर्जी का ही जयकार है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जाए और एक तरफ ममता बनर्जी जाएगी, आप देखिएगा कि ममता बनर्जी को ही लोग चुनेंगे, वहां के टीएमसी के लोगों को ही लोग चुनेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी ने लड़ाई लड़ करके पश्चिम बंगाल की जमीन को मजबूत की है। ममता बनर्जी आकाश में से आकर के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं बन गई, ममता बनर्जी को जो है यहाँ की जनता ने चुन करके भेजी है, जिसका नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को
मैंने लग रहा है कि ममता में किस तरह से हटा दिया जाए और पश्चिम बंगाल में काबिज कर दिया जाए, ऐसा होना असंभव है। जी जी, बाजोरिया जी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को आम लोगों ने चुनकर भेजा है और वो उनकी सर्वमान्य नेता हैं। जी, मुख्यमंत्री प्रदेश का तो जनता के मतों से ही जीतते हैं, इसमें तो कोई दो बात नहीं। तिवारी जी जो ये खुलासा कर रहे हैं, कौन सा खुलासा है भाई मेरे, जनता के आशीर्वाद से आप बने हो मुख्यमंत्री, इसमें कोई दो बात नहीं है। मगर यहाँ पर समस्या ये है कि जनता ने ही जिसको यहाँ प्रतिपक्ष का पद दिया है उसको यहाँ का सत्ता पक्ष मानता ही नहीं कि प्रतिपक्ष है। मगर मैं लोकसभा का बता दूं, लोकसभा यहाँ 42 आसन में वही जनता बंगाल में भाजपा को 18 सांसदों को जिताया, 42 में 18 कोई कम होते। मगर ये जो बोल रहे हैं कि तृणमूल वहां पर सिंगूर में लोगों का हक दिया, लोगों को जमीन, लोगों को तो जमीन वापस मिला नहीं है। जो जमीन मिला है वो बंजर मिला है और अभी भी लोग वहां के किसान का देखिए, ना पैसा मिला है, ना जमीन मिला है और ना नौकरी मिला है, वो दर दर भटक रहे हैं। और इसमें ये राजनीति हो रहा है यहाँ पे। हाँ, अभी का जो है निखिल जी, मैं एकदम स्पष्ट शब्दों में बोलूं, आज जो ये बयान आया है ममता बनर्जी का सिलीगुड़ी के विजय सम्मेलनी में, वो केवल लोगों को गुमराह करने के लिए, क्योंकि जो रोज इनके एक न एक पकड़े जाते हैं, इनके मुंह से जो ईडी सीबीआई निकल रहा है ना, इसीलिए निकल रहा है। अरे भाई, कौन आपको डरा सकता है? ईडी आप सकते हैं तो तिवारी जी, आपके घर में कुछ नहीं है तो कोई क्या कर लेगा? मगर किसी के घर से 50 करोड़ निकलता है, एक पुलिस के कांस्टेबल के वहां से उसके टोटल दस्तावेज 100 करोड़, वो क्यों? क्योंकि वो एक इनके बहुत बड़े नेता अनुव्रत मंडल का देह रखी है। जी, तो ये तब यहाँ तो रोज अभी सुनते कहीं 100 करोड़ पे 50 करोड़ पे। आइए ऑन ग्राउंड सिचुएशन जरा जान लेते हैं। आप लोगों ने कहा कि आम लोगों का जो रिएक्शन है वो जानते हैं, जमीन की जो हालात है। प्रसेनजीत, आपसे समझना चाहेंगे कि इस पूरे बयान पर, इस पूरी सियासत पर एक तो आम लोगों का रिएक्शन, और जो सिंगूर के किसान हैं वो कितना अभी, क्योंकि बार बार ये बात हो रही है कि उन तक अभी जो उनकी जमीनें थी, वो तमाम ऐसे किसान हैं जिनको अपनी जमीनें अभी तक नहीं मिली, उनका हक उनको मिला नहीं है। देखिए निखिल, चुनाव में लोग किसको वोट देंगे ये कोई तय नहीं कर पाया था। जिसको जहां मर्जी वहां वोट दे सकते हैं जी। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको वोट देकर लोगों ने जिताया है वो सब मामले में सही है, ये भी ठीक नहीं है। ये सही है कि ममता बनर्जी का लड़ाई उन किसानों को हक दिलाने के लिए है, जो बात बताया जा रहा है, लेकिन हक किस बात की? सरसों का दाना वहां पे डाले थे ममता बनर्जी, एक भी सरसों का जो ये है वो उगे नहीं है वहां पे। तो इनको अगर जब पता है कि वो बंजर बन चुके हैं तो वो जमीन वापस लेने का क्या जरूरत था? वहां पे एक छठा जमीन भी किसी को वापस नहीं मिला। वापस मिला तो कागज में मिला, वहां पे कितने ही ये सही। आप वहां पे अगर जाइएगा तो वो आप जानते हैं दुर्गा पूजा की समय में वो सफेद फूल होता है, काश फूल, वो काश फूल का एक शानदार सा जंगल बना हुआ है, पूरा 961 एकड़ जमीन। तो कहानी यह है कि हमें यह समझना चाहिए कि इस समय पे अचानक ममता बनर्जी इस बात को क्यों उछाल दिए है। मैंने ये कहना चाहता, मैं कह रहा हूं है कि जो गुमराह करने की कोशिश सरकार की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से किया जा रहा है पिछले कई दिनों से, ये उसी का सिलसिला है। क्योंकि सवाल उठने लगे हैं, सामने पंचायत की चुनाव है, सवाल उठने लगे हैं कि हमें मिला क्या है। सवाल उठने लगे हैं कि ये जो नोटों का बंडल है अगर थोड़ा बहुत पंचायत तक पहुंच जाता तो हमको खाने को मिलता। सवाल ये उठ रहा है कि ये जो बच्चे लोग नौकरी के लिए धर्मतला में, ये सॉल्ट लेक में रातों रात के वन आफ्टर वन डे ये अपने दिन को यहाँ पे बिता रहा है भूख के मारे, पानी के बिना। तो इसका क्या नतीजा? ये सवाल उठ रहा है। चाहे देखिए मैं जो तृणमूल कर रहा है उसकी मैं उसको मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारे आरोप उन्हीं के ऊपर जन्म देना चाहिए। आपको मैं एक बात बता दूं निखिल, एक हकीकत है जो तिवारी जी को पता होना चाहिए। एक पत्रकार के नाते मैं जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, बंगाल पे जितने सारे हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, किसी भी दिन ये सारे सरकारी अस्पताल में सारे सेवा निलंबित हो जाएगा
क्योंकि सरकार पैसा नहीं भेज पा रहा है, चाहे वो दवाई के लिए हो, चाहे वो अफसर की गाड़ी का तेल के लिए हो, चाहे प्रिस्क्रिप्शन की जो प्रिंटेड मटेरियल है वो प्रिंटेड मटेरियल भेजने के लिए हो। जी आपकी बात समझ गए प्रसेनजीत, आपकी बात समझ गए प्रसेनजीत। बहुत जल्दी से तिवारी जी से जवाब ले लेते हैं। तिवारी जी, राज्य की हालत बहुत खराब है, राजनीतिक तौर पर भी तमाम चुनौतियां उनके सामने है ममता बनर्जी की, और सबसे खास बात है कि भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियां मंत्रियों के घर से जो है वो पैसों के ढेर निकल रहे हैं, और शायद यही वजह है, यह आरोप है कि मुद्दा जो है दूसरा ढूंढ रही है ममता बनर्जी, कभी सौरभ गांगुली कभी सिंगूर। पश्चिम बंगाल के हक का रुपया जो है केंद्र नहीं दे रहा है। हमारा पश्चिम बंगाल के हक का रुपया चाहिए। हक का रुपया लोगों को तनख्वाह देने के लिए, लोगों को तनख्वाह देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। आप यूटिलाइजेशन, आप जानते हैं ना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बोल के कुछ होता है, आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दीजिए। यहाँ का विकास, संजीदा यहाँ के विकास को देख करके, ममता बनर्जी के विकास को देख करके सेंट्रल को जो है हिंसा हुआ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हिंसा हुआ। भाई साहब, कौन सा विकास? इन्वेस्टर्स 20 वर्ष से आ नहीं रहे हैं। विकास का परिभाषा आप लोग क्या है बताएंगे? विकास हुआ है, आपके मंत्रियों का विकास हुआ है, यहाँ के पैसों का पहाड़ निकलता है। चलिए एक मिनट दे रहे हैं आप दोनों लोगों को। तिवारी जी, विकास की परिभाषा बता दीजिए पिछले 20 वर्षों में जब से सिंगूर का कांड हुआ है उसके बाद से कितने बड़े इन्वेस्टर्स आए हैं? जी, सवाल तो सुन लीजिए जी, कितने बड़े इन्वेस्टर्स आए हैं? आइए रास्ता, पश्चिम बंगाल में आइए, रास्ता घाट देखिए, पश्चिम बंगाल का विकास देखिए, गली से मोहल्ला देखिए, हर जिला को देखिए कि कहाँ कहाँ विकास हुआ है। सीपीएम को जिस तरह से विकास नहीं दिखाई दे रहा है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो है विकास नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने काला चश्मा लगा रखा है। काला चश्मा जब तक लगा कर रखिएगा तब तक विकास नहीं दिखाई देगा, और सादा जो है चश्मा लगाइएगा तो विकास दिखाई देगा। कितना इन्वेस्टमेंट आया है? कितना इन्वेस्टमेंट भी बताते चलिए, फिर मैं जल्दी से आ जाऊंगा बजौरिया जी के पास। बहुत इन्वेस्टमेंट आने वाला है, आप देखते रहिए। भारतीय जनता पार्टी जो है ना, चलिए आने वाला है। शिशिर जी तिवारी जी लास्ट में जो शब्द बोले बहुत सत्य बोले। बीजीबीएस यहाँ पर ये हर साल ये प्रोग्राम होता है, बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट, हर साल। इसमें 2.5 लाख से 3.25 लाख करोड़ का ऐलान किया जाता है। टोटल में किया हूं 15.5 लाख करोड़ का यहाँ प्रस्ताव आ गया है। एक भी फैक्ट्री देखने को नहीं मिलता है। भैया फैक्ट्री आएगा तो जमीन के ऊपर आएगा, सब कुछ दिखेगा, जमीन के नीचे तो नहीं आएगा। हाँ, सब कुछ आने वाला है, और ये इनके सरकार का तृतीय खंड है। मगर 15.5 लाख करोड़ किसको बोलते हैं भाई साहब? उसका 1% भी नहीं आया है। WBIDC के अपने बैलेंस शीट में भी वो नहीं दिखता है। कम से कम पश्चिम बंगाल सरकार तो बताएगा कि कहां कहां आया है प्रकल्प। कोई भी कुछ नहीं आया है। ये केवल, और यहाँ पर हाँ, पैसा बांटने के लिए, वोट खरीदने के लिए पैसा बांटने के लिए पैसा है, चारों तरफ है। हॉस्पिटल्स में नहीं है, शिक्षकों को वेतन देने के लिए नहीं है, उसमें चोरी, किसमें चोरी नहीं है यहाँ। चलिए, तो मुश्किल हालात है निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल के इस विशेष संदर्भ में राजनीति जरूर हो रही है सिंगूर को लेकर के। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का, शिशिर जी आपका, राजीव जी आपका और प्रसेनजीत आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा में भाग लेने के लिए। और पश्चिम बंगाल की सियासत का दरअसल जो एक की एक परत खुल रही है वो सामने आने के लिए, और इस पूरी सियासत में कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो आम लोगों का होता है। और पश्चिम बंगाल की जनता अभी भी उसको चाहिए कि इन्वेस्टर्स उसको मिले, वहाँ पर बड़े उद्योग धंधे मिल सके और ताकि आम लोग जो हैं उनको रोज़गार मिल सके। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जो है हमारी वो जनसंख्या नीति के वर्तमान और भविष्य पर बहस से जुड़ी हुई है। और जनसंख्या नीति को लेकर के लगातार बात हो रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी पिछले दिनों ये बात कही थी, और देश में जनसंख्या असंतुलन को लेकर आरएसएस ने एक बार फिर से चिंता जाहिर की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल प्रयागराज की बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई है, और फिर एक प्रेस वार्ता में भी इस बारे में दत्तात्रेय होसबोले ने बात की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के
सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि जनसंख्या असंतुलन एक बड़ा कारण है और इसके लेकर के इसको समग्र नीति इस पर बनाई जानी चाहिए। भविष्य की चिंता को सामने लाते हुए उन्होंने कहा कि जनसंख्या असंतुलन के कारण ही कई देशों में विभाजन की स्थिति बनी है। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि पूर्व में भारत का विभाजन भी इसी समस्या के कारण हुआ था। ये एक बड़ी बात है। देश के कई जिलों में मूल निवासियों की घटती आबादी के लिए उन्होंने घुसपैठ और धर्मांतरण को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि घुसपैठ और धर्मांतरण से जो सामाजिक जो पूरा ताना बाना है वो भी बिगड़ा है। देश में युवा शक्ति बनाए रखने के लिए जनसंख्या को संतुलित रखने का संघ ने आग्रह किया है, लेकिन घुसपैठ और धर्मांतरण के दुष्परिणाम के कारण बढ़ते सामाजिक असंतुलन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। यह कहना है दत्तात्रेय होसबोले का। हमारे साथ में इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए दत्तात्रेय होसबोले ने क्या कुछ कहा है ये भी सुन लेते हैं। देश में जनसंख्या असंतुलन भी है और कई जगह पर इस असंतुलन के कारण देश के बाहर अन्य देशों में उस देश के विभाजित करने की नौबत भी आई। पिछले 50 वर्षों में ऐसी स्थिति भी आई। भारत में विभाजन भी हुआ, सुडान में हुआ, कोसोवा के अंदर जन्म हुआ, ईस्ट तिमोर का जन्म हुआ, इंडोनेशिया को एक हिस्से को अलग करके। तो इस दृष्टि से भी एक सतर्कता, सजगता समाज के अंदर रहना चाहिए। इन बातों को जो विजयदशमी भाषण में संचालक ने स्पर्श किया था, उसके आधार पर करणीय बातों के संदर्भ में यहाँ चर्चा हुआ। इसलिए अपने यहाँ समाज में इसके प्रबोधन होना चाहिए, जन जागरण करना चाहिए। इसलिए स्थान स्थान पर स्थानीय लोग मिलकर इस विषय में जानकारी दें और देश में एक समग्रता से, एकात्मता से सभी को लागू होने वाली जनसंख्या नीति बने। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संपादकीय सलाहकार अशोक श्रीवास्तव इस वक्त पूरी खबर पर जुड़ रहे हैं। पॉपुलेशन पॉलिसी पर समग्र नीति बने, अशोक ये कहना है आरएसएस का। इससे पहले मोहन भागवत भी इसके बारे में बातचीत करते रह चुके हैं। अब कितना मौजू कितना जरूरी, किस तरह से आप समझते हैं कि आज के समय में ये एक जरूरी चीज हो गई है? देखिए निखिल, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जनसंख्या को लेकर, जनसंख्या नीति को लेकर और भारत में जो है जनसंख्या तेज़ी से ना बढ़े, क्या 2 बच्चों की पॉलिसी हो, इसको लेकर के आज से डिबेट नहीं हो रही है। ये डिबेट तो 1975 में शुरू हो गई थी, जिस वक्त देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी, वो प्रधानमंत्री थी, आपातकाल लगाया था। उस वक्त जो है नसबंदी का मुद्दा, आपको याद होगा कि नसबंदी का मुद्दा उठ कर आया था और जो है उस वक्त जबरदस्ती जो है नसबंदी कराने की खबरें आई थी कि किस तरह से संजय गांधी के नेतृत्व में जो है लोगों की जबरन नसबंदी की जा रही थी, क्योंकि जनसंख्या उस वक्त भी एक समस्या माना जा रहा था। तब से लेकर आप देखिए कि 1975 से लेकर आज हम 2022 में आ गए, लेकिन इस मुद्दे पर बात तो बहुत होती है, लेकिन इस मुद्दे पर कोई नीति बने, इसको लेकर अभी तक जो है देश में कोई ठोस पहल या इस देश में कोई ठोस नीति की तरफ हम नहीं आगे बढ़े। अब आप इंपॉर्टेंट बात निखिल ये है कि आप अगर देखें तो 1 महीने के अंदर संघ के, आरएसएस के 2 प्रमुख नेताओं ने यह मुद्दा उठाया है। इसका मतलब यह है कि और ये भी समझिए निखिल कि आरएसएस संघ में कभी भी बयानों पर जोर नहीं दिया जाता, बयानबाजी के लिए संघ नहीं जाना जाता। संघ जब तक किसी भी विषय को लेकर चिंतन मनन ना कर ले, किसी भी विषय को लेकर वो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग ना कर ले, किसी भी विषय को लेकर जब संघ में लोग एक मत ना हो जाए, एक बात पर ना आ जाए, तब तक संघ में उस मुद्दे पर बयान नहीं दिए जाते। अब आप सोचिए कि संघ कितने समय से इस मुद्दे को लगातार इस पर चर्चा कर रहा था, बंद बैठकों में इस पर विचार हो रहा था कि क्या होना चाहिए, और इसके बाद विचार करने के बाद अगर 1 महीने के अंदर संघ के 2 बड़े नेता, और वो भी नंबर 1 नंबर 2, मोहन भागवत ने ये विजयदशमी, और विजयदशमी भी जो समारोह होता है संघ का, जो विजयदशमी की स्पीच होती है संघ प्रमुख की, वो साल का सबसे बड़ा प्रमुख कार्यक्रम होता है, उसमें उन्होंने मुद्दा उठाया था। और अब संघ के जो नंबर 2 हैं दत्तात्रेय होसबोले, उन्होंने ये मुद्दा उठाया। तो इसका मतलब यह है कि संघ महसूस करता है इस मुद्दे पर अब काम करने की जरूरत है, इस मुद्दे पर अब नीति बनाने की जरूरत है। लेकिन निखिल, बड़ी बात यह है कि सरकार इस पर क्या सोच रही है। आप जानते हैं कि बीजेपी ये कहती रही थी, लेकिन अगर आप पिछले कुछ समय में देखेंगे, क्योंकि यह मुद्दा
दुर्भाग्य से हिंदू मुस्लिम मुद्दा बना दिया गया। हालांकि हिंदू मुस्लिम मुद्दा है नहीं। अगर आरएसएस कोई बात कह रहा है, बीजेपी के कोई नेता कह रहे हैं या कुछ और लोग विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भाई जनसंख्या पर कंट्रोल होना चाहिए, तो वो इसलिए है क्योंकि भारत में, आप जानते हैं, भारत क्या किसी भी दुनिया के देश में संसाधन सीमित होते हैं, लेकिन अगर जनसंख्या बढ़ती जाएगी, जनसंख्या का दबाव उन संसाधनों पर पड़ेगा तो एक दिन विस्फोटक स्थिति होगी। दुनिया के कई देशों में ऐसा हो चुका है। अब संघ ने दोबारा ये मुद्दा उठाया तो बहुत विचार के बाद। बीजेपी इस मुद्दे को शुरू में उठाती रही थी। आज बीजेपी जो है ठोस तरीके से, बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर नहीं बोल रहा, लेकिन बीजेपी के स्थानीय नेता जो हैं राज्यों में, बीजेपी इस मुद्दे पर लगातार बोल रही है। अभी दत्तात्रेय होसबोले ने जब ये बात कही तो उसके बाद आप देखिए ब्रजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस मुद्दे को जो है कहा कि ये बिल्कुल सही मुद्दा है। इससे पहले बिहार में बीजेपी और एनडी और जेडीयू में इस मुद्दे को लेकर तनातनी हो चुकी है। तो स्थानीय, अभी राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी बोल नहीं रही, लेकिन आप इस बात की गंभीरता को समझिए कि अगर बीजेपी बोल नहीं रही तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी में भी शीर्ष नेतृत्व में इस मुद्दे पर गंभीर चिंतन मनन चल रहा है। और अगले कुछ महीनों में, कुछ सालों में अगर जनसंख्या पर आप सरकार की तरफ से कोई ठोस पहल होते देखें तो हैरान होने की जरूरत नहीं होगी। जी कई सारे विषय उठाए आपने भी, और दत्तात्रेय होसबोले ने तो जो कहा ही था, आपने सुना, घुसपैठ और धर्मांतरण की बात कही उन्होंने। आपने कहा हिंदू मुस्लिम का भी मुद्दा नहीं है ये। किस तरह से इसको समझना चाहिए कि ये दरअसल हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं बल्कि उससे कहीं आगे है? ये एक बात हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए कि ये जो पॉपुलेशन पॉलिसी की बात है दरअसल किसी के डिवाइड के लिए नहीं है और ना ही किसी को पीड़ित प्रताड़ित करने के लिए है। देखिए निखिल, यही सबसे बड़ी समझने की बात है। आप फर्ज कीजिए कि आप जानते हैं आज हिंदुस्तान में बात क्या होती है, बार बार बेरोजगारी का मुद्दा उठता है, और जब बेरोजगारी का मुद्दा उठता है तो उसमें भी ये लोग सरकारी नौकरी की बात करते हैं कि सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिल रही। रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाते हैं, अवसर मिलते हैं, उद्यम लोग उद्योग धंधे कर सके, इसकी बात होती है, लेकिन लोग सबसे पहले कहते हैं सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिल सकती मेरे बच्चे को। अब आप सोचिए सरकारी नौकरियां कितनी सीमित हैं, और आबादी अगर इतनी बड़ी होगी तो सरकारी नौकरी सबको मिल सकती है। सरकारी नौकरी क्या, प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिल सकती, और उद्योग धंधे भी आप स्थापित करेंगे तो उसके भी एक सीमित संख्या होगी। हॉस्पिटल्स की बात होती है, स्कूल की बात होती है, लोग अपने बच्चों को स्कूलों में एडमिशन दिलाने के लिए धक्के खाते हैं, कहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छे स्कूलों में एडमिशन नहीं मिल पा रहा, हमारे बच्चों को हमारे घर में कोई मरीज था उसको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल पा रही। अभी कोरोना का संकट आया, आपने देखा हॉस्पिटल्स की स्थिति कैसी थी। हर सरकार दावा कर रही है कि हमने इतने हॉस्पिटल के बेड बढ़ा दिए, कर दिया, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए बेड कम पड़ जाते हैं क्योंकि मरीजों की संख्या ज्यादा है। स्कूलों में बच्चों की तादाद इतनी ज्यादा कि एडमिशन कम हो जाते हैं। विश्वविद्यालय में, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक जमाने में जो है बाहर से आते थे लोग, स्टूडेंट एडमिशन लेते थे, आज जो है बाहर से छोड़िए दिल्ली के लोगों के लिए ये दिल्ली यूनिवर्सिटी पूरी नहीं पड़ती। तो ये जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से आपको साधन तो बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन निखिल इस बात में ये भी साफ साफ कह दूं, जो दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, उन्होंने धर्मांतरण के लिए भी मुद्दा उठाया। जी बिल्कुल। तो ये भी सोचिए कि उनकी चिंता क्या है, घुसपैठ और धर्मांतरण। तो ये दो चुनौतियां हैं और इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। आज अगर आप पंजाब में जाएंगे तो पंजाब में किस हद तक जो है वहां पर जो है धर्मांतरण हो रहा है। आप सोशल मीडिया पर जाइए, आपको ऐसे ढेरों वीडियोस मिलेंगे कि वहां किस तरह से लोगों को, सिखों को धर्मांतरित किया जा रहा है। इसी तरह से जो है उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, धर्मांतरण की खबरें आती हैं। और आप ये भी देखिए, जो दत्तात्रेय होसबोले ने अगर ये बात कही, उन्होंने कहा कि 1947 की बात करी कि बंटवारा जो सो भारत का हुआ, वो भी एक कारण ये था ना कि लोगों ने एक अलग मुल्क की मांग की। और आज भी आप देखिए जितने सीमावर्ती देश के इलाके हैं, जो देश के राज्य हैं, वहां पर घुसपैठ होती है, तो आप देखते हैं किस तरह से डेमोग्राफी चेंज होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि वहां सबसे पहला काम क्या होता है, आप देखेंगे अभी झारखंड में क्या हुआ कि स्कूलों में अचानक से संडे की छुट्टी बंद करके आपने वहां पर शुक्रवार का अवकाश करना शुरू कर दिया। इसी तरह से जो है आप उत्तर प्रदेश में अगर देखेंगे, जो सीमावर्ती इलाके थे, वहां पर अचानक से जमीनों पर कब्जे होते हैं, वहां पर कुछ नई बिल्डिंग बनती हैं, कुछ नए तरह के लोग वहां खड़े होते हैं, और वहां पर भी एक अलगाववाद की आवाज शुरू हो जाती है। तो अगर धर्मांतरण हुआ, अगर घुसपैठ होती रही और साथ साथ आबादी बढ़ती रही, तो ये भारत के लिए अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होगी भविष्य की। ये लोगों को समझने की जरूरत है। आप इससे आंख नहीं मूंद सकते, आप ये नहीं कह सकते हवाई मुद्दे, ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं, इसलिए इस पर गंभीरता से चर्चा की जरूरत है। जी निश्चित तौर पर गंभीरता से सोचना होगा। और जिस तरह से आपने कहा कि कई बार तो आदिवासी इलाकों में जो मूल संस्कृति है आदिवासी को, वो उनका क्षरण होने लगता है और बहुत नुकसान होता है, जिस तरह से आपने विस्तार से बताया। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए अशोक जी। शुक्रिया निखिल।
और निश्चित तौर पर जो जनसंख्या पॉलिसी है उसको लेकर के एक विचार मंथन अब समाज के तमाम वर्गों में होने की शुरुआत हो चुकी है। सिर्फ आरएसएस तक ये सीमित नहीं है और बहुत सारे लोगों को लगता है कि जनसंख्या को लेकर के एक कोई समग्र, कोई ठोस पॉलिसी जरूर बननी चाहिए। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारी जो है वो ये जानने की कोशिश कर रही है कि आतंक का असली आका कौन है। दरअसल चीन और पाकिस्तान के बीच में ये पूरा खेल जो है वो चल रहा है। आखिरकार चीन बार बार पाकिस्तान के दहशतगर्द तंजीमों के सरगना को बचाने में रक्षक की भूमिका निभाता है। पिछले दिनों जब अमेरिका और भारत ने दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद के बेटे शाहिद महमूद के खिलाफ प्रस्ताव लाए तो उसे बचाने में चीन एक बार फिर आगे आ गया। वैश्विक आतंकी की सूची में पाकिस्तान के 4 आतंकियों के लिए चीन ने वीटो का इस्तेमाल किया है। पिछले महीनों में यह चौथी घटना है। भारत ने इन चारों आतंकियों को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित कर रखा है। तो बार बार चीन 1 महीने में, 2 महीने के अंदर चौथी घटना अगर ये होती है तो समझ सकते हैं चीन की इस नई सियासत को समझना जरूरी है। हालिया सैलाब से जो बाढ़ है वो उससे पाकिस्तान के हजारों लोग आज भी सड़कों पर हैं, बेघर हैं। लाखों घर, सैकड़ों पुल और रेल लाइनें तबाह हो चुकी हैं। पाकिस्तान को पैसा चाहिए लेकिन चीन उनके आतंकियों को हीरो बना रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 3 करोड़ से ज्यादा बाढ़ पीड़ितों के लिए घर और सड़क संपर्क जोड़ने के लिए चीन से लोन की मांग की थी। उनको कहा था कि हमें लोन चाहिए ताकि हम रिकंस्ट्रक्शन कर सकें, लेकिन इस बुरे वक्त में चीन पिछला कर्ज चुकाने की जिद पर अड़ा हुआ है। आर्थिक संकट से बेहाल पाकिस्तान को कोई मदद देने के लिए तैयार नहीं है। चीन इस बात को भली भांति जानता है, समझता है। जाहिर है कि चीन अब पाकिस्तान को एक बोझ के तौर पर देख रहा है। उसके लिए पाकिस्तान एक बोझ हो गया है और वो सिर्फ फायदे का सौदा चाहता है। इस हालत में चीन को अपने हित में सिर्फ पाकिस्तान के फौज की अहमियत दिखती है। चीन को पाकिस्तान की फौज की जो महत्व है वो समझ में आ रहा है। जाहिर है पाकिस्तान की फौज के कहने पर चीन आतंकियों का आका बनने के लिए भी तैयार है और यही वजह है कि वो बार बार जो आतंकी है उनको बचाने की कोशिश में पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाता है, वीटो का इस्तेमाल करता है और दुनिया भर में हर तरह से वो कोशिश करता है, हथकंडे अपनाता है कि जो पाकिस्तान के आतंकी हैं उनको जो है संरक्षण दिया जा सके। हमारे इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा इस वक्त जुड़े हुए हैं न्यूज़ रूम से। विनोद जी, किस तरह से देखते हैं, क्या इसको ये समझा जाए कि चीन की पॉलिसी में कोई शिफ्ट है या ये कहा जाए, समझा जाए कि चीन का पॉलिसी शुरू से यही था, अब वो दरअसल बेनकाब हो रही है? देखिए, जैसा कि आप अपने भी रिपोर्ट में अपने बताया है और वही आप ही की रिपोर्ट का मैं जिक्र करते हुए बताऊं कि ये असाधारण घटना है कि पिछले 4 महीने में ये चौथी ऐसी घटना है जब यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के नाम पे जब ये पाकिस्तान के जो सरगना हाफिज सईद का बेटा हो या जैसे मोहम्मद के चीफ का भाई हो या लश्कर तैयबा के और दूसरे आतंकी संगठन जिसका 26/11 के आतंकी मुंबई के घटना में उसका नाम हो, ऐसे बड़े बड़े आतंकियों के नाम के जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसको उठाया जाता है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने की बात कही जाती है। उसका प्रस्ताव इस बार यूनाइटेड स्टेट और भारत ने मिलकर लाया था और उस पर वीटो अगर चीन का होता है तो आप कह सकते हैं कि ये चीन का बदले हुए एक रणनीति है। अब रणनीति का खुलासा आपने अभी किया है, अपनी रिपोर्ट में बताया है कि आप आज पाकिस्तान की हालत देखिए, पाकिस्तान किस हालत में है। पाकिस्तान की जो अभी हालिया बाढ़ है उसकी तबाही को आप देखिए, जो खुद अभी आपने वहाँ के शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं वो दुनिया के देशों से मांग रहे हैं। चीन से कई बार उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि हमारे 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं अभी सड़क पे हैं, उनके लिए घर बनाना बहुत ज़रूरी है। सैकड़ों पुल जो है वो तबाह हो चुके हैं, सारे रेलवे लाइन जो है बलूचिस्तान से लेके और पीओ तक के देखिए, गिलगित बल्तिस्तान तक देखिए, सारे तबाह बर्बाद हो चुके हैं। इस हालत में अभी दुनिया को उसको रिकंस्ट्रक्शन के लिए पाकिस्तान को पैसे चाहिए और वो पैसे देने के बदले चाइना जो है अभी अपना पुराना कर्ज जो है पाकिस्तान से बार बार मांग कर रहा है कि हमें अब वो पुराना पहले लोन चुकता करो, इसके बाद ही कोई लोन नया लोन का सैंक्शन होगा। लेकिन चाइना यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान की तरफ से वीटो करने में 1 सेकंड नहीं भी सोचता है। तो ये जो नए आका बने हैं, आतंक के जो नए आका आपने हेडलिंग दिया है, उसका सलग दिया है, तो आप कह सकते हैं कि चाइना का एक अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है कि चीन क्यों पाकिस्तान के इस बड़े आतंकी समूहों को, इस बड़े आतंकी आका को बचाने के लिए अपना वीटो का इस्तेमाल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में करता है। निखिल,
जी, पाकिस्तान के पास क्या कुछ विकल्प बचता है? क्योंकि पाकिस्तान की जो स्थिति है, जो बाढ़ से बेहाल पाकिस्तान, उसको तो धन चाहिए और चीन मना कर रहा है। देखिए निखिल, सबसे बड़ी बात है कि जब कभी भी इंटरनेशनल रिलेशन में देखिए तो ये कॉमन फार्मूला है कि आप उस रिलेशंस में आप एक लायबिलिटी हैं या आप एक एसेट है। तो ये दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के साथ जब कभी भी कोई एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात होती है, इवन कि आप गल्फ कंट्री देख लीजिए कि जो गल्फ कंट्री से पाकिस्तान का इतना अच्छा रिलेशंस रहा है, अपने आप मजहबी और दूसरे कारणों को साथ भी दे सकते हैं, लेकिन सारे कंट्री उसको आज की तारीख में एक लायबिलिटी मान रहा है। और इस लायबिलिटी मानने के कारण आप देखिए कि एक सिर्फ IMF का जो एक पैकेज बहुत दिन के बाद एक पैकेज पाकिस्तान को इस दौर में मिला है, बाकी किसी कंट्री ने नहीं दिया है। तो ये इसका ये है कि पाकिस्तान ने वो क्रेडिबिलिटी खोया है। अब पाकिस्तान पिछले 70 वर्षों में अब पाकिस्तान का जो इतिहास है, जो राजनीतिक इतिहास है, पाकिस्तान की जो अपनी एक सरकार चलाने की अपनी एक पॉलिसी रही है, उसमें पाकिस्तान अभी तक कर्ज पे ही चलता रहा है। आज दुनिया इस बात को देख सका कि पाकिस्तान जो है उस तरह पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गया है। अब इस बैंकरप्ट की हालत में कोई भी देश उसको मदद करने के लिए 4 बार सोचता है। लेकिन जब पाकिस्तान में ये हालत है कि उसको मदद चाहिए, वहाँ के लोगों की जो बदहाली है, वहाँ की जो महंगाई है वो चरम सीमा पे है, वहाँ अनाज की कमी है, तो इन सारे चीजों में जब पाकिस्तान को अपना एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मदद चाहिए, तो आज भी यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में चीन या बाकी दूसरे देशों को पाकिस्तान के उस फ्लड विक्टिम को बचाने के बजाय अगर आतंकी समूहों को बचाने, आतंकियों को बचाने की बात होती है, उस पर वीटो किया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान को एक इनाम दिया जा रहा है। और चाइना जैसे देश उसको समझ रहा है कि तुम्हारी फितरत में सिर्फ आतंकी है और वही तुम्हारी पॉलिसी है, और यही फॉरेन पॉलिसी को लेके चाइना अभी पाकिस्तान के साथ एक नया गठजोड़ किया है। बहुत संक्षेप में एक बात का जवाब चाहेंगे कि चीन और पाकिस्तान के जो अभी बड़े अच्छे ताल्लुकात बने हुए हैं, क्या उनमें किसी तरह का रिफ्ट देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बाद, आपको लगता है? बिल्कुल, आप ये देखिए कि पाकिस्तान के लोग, अब यहाँ बलूचिस्तान में देख लीजिए, दूसरे इलाके में देख लीजिए, पाकिस्तान में जो CPEC का जो एक मॉडल था चाइना का, उसने एक तरह से पूरा कब्जा कर लिया। पाकिस्तान के चाहे जितने जल के स्रोत थे या पाकिस्तान के जितने भी माइंस के स्रोत थे, उस पर आज लगभग चाइना का कब्जा है। अब आप देखिए कि चाइनीज के जो वहाँ पे इंजीनियर्स हैं, चाइनीज के जो वहाँ लोग हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। आप कई जगह आप देखें कि चाइनीज जो इंजीनियर्स हैं उनको वहाँ पे कुछ लोगों ने एक तरह से शिकार बनाया है। कई तरह से आप देखें कि उन पे आतंकी हमले हुए हैं। ये क्यों हो रहे हैं? ये एक तरह का रिएक्शन है, क्योंकि ये सारे जो उसके रिसोर्सेज है, आप बलूचिस्तान से लेके आप सारी जगह पोर्ट पे देख लीजिए, सब चाइनीज के कब्जे में है। तो वहाँ मछुआरे भी इवन की चाइनीज के परमिशन के बगैर वहाँ के बलूचिस्तान के मछुआरे समुद्र में नहीं जा सकते हैं। तो ये जो एक नया उपनिवेश बना है चीन का पाकिस्तान, इसके खिलाफ में तो वहाँ के लोग, वहाँ के मजदूर, वहाँ के जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं, उद्योग करने वाले लोग हैं, कारोबारी हैं, सब उठ खड़े हुए हैं। लेकिन जो ये फौज का अपना एक कॉम्बिनेशन है, कोऑर्डिनेशन है चाइना के साथ, कि उसके सामने में सिर्फ इंडिया है, उसके साथ सामने में सिर्फ एक भारत नंबर 1 दुश्मन है। और इसलिए चाइना के साथ में जो रिलेशंस है वो फौज का बस उसके सामरिक महत्व को और उसके सामरिक जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हुए चीन दिखता है। तो इसलिए फौज के साथ में चाइना का जो ये रिलेशंस आपको दिखता है आतंकी समूह बचाने के लिए, यही साफ साफ रेखांकित होता है। जी, निश्चित तौर पर यह साफ साफ दिखाई देता है और ये शायद चीन पाकिस्तान के लोगों को ये समझ में आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ये कहे या ये कहे कि पाकिस्तान की फौज की जो अपनी मजबूरियां हैं वो उसको ये देखने नहीं दे रही। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विनोद जी। थैंक। तो इस वक्त के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।